Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of March 2024. तो गाइज आज है तारीख 9 मार्च 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है साइप्रस को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इसको कौन मैनेज करता है, आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा या सुन लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो काफ़ी डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरा का पूरा मैटर क्या चल रहा है। रशिया और चाइना ये दोनों देश साथ में मिलकर एक बहुत बड़ी योजना को तैयार कर रहे हैं। उस योजना के तहत इन दोनों का मेन मकसद है चांद के ऊपर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाना। कहोगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब आपको पता है जैसे कि पृथ्वी पर कई सारी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके पास में ऑलरेडी अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। दोस्तों इसी प्रकार का जो पावर प्लांट है वो चांद के ऊपर लगाने को लेकर रशिया और चाइना पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इस टॉपिक को लेकर पब्लिश हो चुके हैं। हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी हैं इसमें, दुनिया भर में चर्चा हो रही है। यूरेशियन टाइम्स यहाँ पे पब्लिश कर चुका है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, इवन इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी दोस्तों इस टॉपिक को कवर किया गया है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून, रशिया चाइना प्लान टू इंस्टॉल न्यूक प्लांट ऑन ल्यूनार सरफेस। अब यहाँ पे ना कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि आखिरकार इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्यों लगाने की बात की जा रही है चांद के ऊपर, ठीक है, और अगर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले यहाँ पर दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ों को जानो। रशिया और चाइना इस पूरे प्लानिंग को यहाँ पर लेकर चल तो रहे हैं, लेकिन इनका ये टारगेट है कि 2033 से लेकर 2035 तक, तो अभी बहुत समय लगने वाला है दोस्तों इस प्रकार के न्यूक्लियर पावर प्लांट को चांद के ऊपर लगाने में, ठीक है। आप कहोगे ये कैसी बात है, मतलब कोई स्टेटमेंट वगैरह आया है क्या किसी की साइड से, या फिर ऐसे यहाँ पर न्यूज़ हो गई? तो दोस्तों ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो भी कहाँ से आया है, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे यहाँ पर रशिया की स्पेस एजेंसी है रोस्कॉस्मोस। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो रोस्कॉस्मोस है दोस्तों, उसी के जो चीफ हैं, उसी के जो लीडर हैं, जिनका नाम है यूरी बोरिसोव, वो हेड हैं बेसिकली रशिया की स्पेस एजेंसी के। उन्होंने खुद यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है कि हम इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई हम चांद के ऊपर एक पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो फटाफट दिमाग में आ रहा होगा सभी के, रीज़न, कारण क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा कई सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले समय पर चांद के ऊपर एक ह्यूमन सेटलमेंट किया जाएगा, ठीक है। इंसानों को वहाँ पर रहने के लिए पूरी तरीके से सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्लान की जा रही हैं अभी। सही, कई सारे प्रोजेक्ट्स रेडी किए जा रहे हैं, हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा अभी, है ना। ह्यूमन सेटलमेंट्स को चांद के ऊपर बनाने में काफ़ी समय लगने वाला है, बट ऐसे न्यूज़ आप देखते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे। तो रशिया का कहना यह है कि उस ह्यूमन सेटलमेंट को सपोर्ट करने के लिए यह न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पर होना चाहिए। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों होना चाहिए दोस्तों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो चांद के ऊपर में लगभग 14 दिन तक, आपको पता होगा मैंने जब चंद्रयान 3 के बारे में आपको पढ़ाया था, डिटेल से वीडियो चैनल पर अपलोडेड भी है, तो मैंने उसमें बताया था कि चांद पे क्या है, 14 दिन तो वहाँ पे रात है, अंधेरा है, 14 दिन वहाँ पर आपको सवेरा देखने को मिलेगा, यानी कि सूरज की रोशनी पहुँच पा रही, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर रीज़न ये हो रहा है कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना पड़ रहा है। नहीं तो फिर अगर सूर्य की रोशनी पड़ रही होती लगातार बेसिस पर, तो उसके
लिए हम क्या कर सकते थे, सोलर पैनल्स लगा सकते थे, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकते थे। बट जैसे मैंने बोला 14 दिन वहाँ पर रात है, 14 दिन वहाँ पर उजाला। तो इसके बेसिस पर जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, स्पेशली सोलर एनर्जी का हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको यहाँ पर रेडी किया जा रहा है। ठीक है, ये बात दोस्तों क्लियर हो गई, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आपको देखने को मिलेगी। और इसके लिए इस प्रोजेक्ट में कई सारी चीज़ों को दोस्तों डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ल्यूनार लैंडर तैयार किए जा रहे हैं, जंपिंग रोबोट्स होंगे, है ना। हाँ, रोबोट का एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये प्रकार की फ़ोटो आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इस वाली फ़ोटो को भी वायरल होते हुए नजर आया हुआ आपके सामने। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, अभी डिटेल से। अब इसमें चाइना हेल्प कर रहा है रशिया की। तो इसमें चाइना एक मिशन भेजेगा, स्पेशली अब की बार मई में जो चांगी 6 मिशन है वो मून के सरफेस को और डिटेल से जानने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब दोस्तों क्वेश्चन एक दिमाग में और आएगा कि कैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे चांद पर। क्या पहले रशिया चाइना मिलकर इंसानों को भेजेंगे, फिर सामान भेजेंगे? तो क्या ये जो इंसान है वहाँ पर इसको बनाएंगे, तैयार करेंगे, या कैसे बनाया जाएगा, क्या है पूरा प्रोसेस? तो दोस्तों सामान तो भेजा जाएगा, वो मटेरियल के साथ साथ आप देख पाओगे रोबोट्स भेजे जाएंगे, इंसान की जगह रोबोट्स भेजे जाएंगे, और वो जो रोबोट है वही दोस्तों इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को तैयार करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए, समझ गए? तो ये पूरा मामला न्यूज़ में है। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ऐसा जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो ये कोई 2 देश तैयार कर रहे हैं, और वो दोनों देशों के नाम क्या हैं? तो आपने पता होना चाहिए, रशिया और चाइना। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है ओरन्स के बारे में। आपने सुना होगा, थोड़ा रेलिवेंट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये मामला क्या है पहले ये जानो। तो न्यूज़ ये है कि राजस्थान की सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, और उस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने ये बोला कि जो ओरन्स हैं, इन ओरन्स को एज अ डीम्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ये स्टेटमेंट आते ही क्या है कि जो ओरन्स को बचाने वाली कम्युनिटी हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे डर सी गई हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी उसको डीम्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया है वो उनके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मामला आज के समय पर चल रहा है राजस्थान में। लेकिन जिसके बेसिस पर आपने कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, ध्यान से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ये पता होना चाहिए पहली चीज़, ये ओरन्स एग्जैक्टली होते क्या है ये? तो दोस्तों ओरन्स बेसिकली सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं। क्या है? सैक्रेड ग्रुप्स, जो कि कई सारे स्टेट में पाए जाते हैं। वैसे राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान में जो सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं उनको ओरन्स कहलाते हैं, उनको ओरन्स कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ये सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, सैक्रेड ग्रुप्स बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारे जंगल के अलग अलग यहाँ पर एरियाज़ हैं, बहुत लंबे समय से कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी उसको प्रोटेक्ट कर रही है, वहाँ पर पूजा कर रही है ना। तो उस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग? सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ओरन्स, अब ओरन्स क्या है? एक प्रकार का सैक्रेड ग्रुप है, या फिर कह सकते हो कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं ना, उनके थ्रू प्रोटेक्शन दिया हुआ एक बहुत ही पवित्र जगह, उसको यहाँ पर हम बोलते हैं ओरन्स। ठीक है, कई बार कम्युनिटीज़ उस तरीके से उसको प्रोटेक्शन देती हैं, और उस एरिया को जब वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं तो उसका बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, प्लांट्स की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, वाटर बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला, लोकल्स जो हैं ओरन्स को एज अ सैक्रेड ग्रुप की तरफ पर देखते हैं, एक ऐसा सैक्रेड ग्रुप जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन है, पेड़ पौधे, हरियाली आपको देखने को मिलेगा। लोग अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर लेते हैं उस जगह से, अब उस जगह से वो हटना नहीं चाहते। ठीक है, उस जगह के साथ में वो पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। अपनी जो गाय भैंस है उसको वहाँ पर चराते हैं, ठीक है, उसको ग्रेज करवाते हैं, उनके साथ में और बेहतर कनेक्शन होता है। फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन करना, वहाँ पे पूजा करना, तो इस तरीके से दोस्तों एक कनेक्शन बैठ जाता है। और कहीं ना कहीं आपने ये भी ध्यान रखना है, जो ये ओरन्स है ये आज के समय पर आखिरी नेचुरल हैबिटेट बन चुका है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। आपने नाम सुना होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक ऐसी बर्ड है जो केवल कुछ ही मात्रा में बची है इंडिया में, खत्म होने वाली है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी के अंदर में इसको कवर किया गया है, और इन बर्ड्स के लिए एक लौती प्रोटेक्टेड जो स्पेस है वो यहाँ पर यही सैक्रेड ग्रुप्स हैं। तो अभी इन सैक्रेड ग्रुप्स को जो राजस्थान की सरकार है वो डीम्ड फॉरेस्ट के अंदर में कवर कर रही है, जिस वजह से जो ये कम्युनिटी है जो इस एरिया की प्रोटेक्शन कर रहे हैं लंबे समय से, वो थोड़े से चिंतित हैं। उनके अंदर थोड़ा सा डर बस गया है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जैसे अगर डीम्ड फॉरेस्ट की बात करेंगे तो एक ऐसा एरिया आएगा जिसको यहाँ पे फॉर्मली
आप कह सकते हो एज अ फॉरेस्ट क्लासीफाई नहीं किया जाएगा सेंट्रल या स्टेट अथॉरिटीज़ के थ्रू, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं किया जाएगा। उनका डर भी है कि भाई हम यहाँ पर बहुत सारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, हमारा कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें हमसे हट जाएंगी। तो ये डर बेसिकली उनके अंदर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो अपनी जो भेड़ हैं, ठीक है, उसके अलावा गाय भैंस है, वो चराते हैं उस एरिया में, उससे यहाँ पर ग्रोथ मिल रही है, वहाँ से बहुत सारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे यहाँ पर उनका जीवन चल रहा है, डेली यूज़ यहाँ पर कई सारा प्रोडक्ट्स वहाँ का कह सकते हो वो यूज़ कर रहे होते हैं। और अब यहाँ पे उनको एरिया जब ये खाली करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी, उनका जो पूरा रोज़गार है वो ख़त्म हो जाएगा, जो पूजा पाठ करते थे, रिलीजियस इवेंट्स वहाँ पर करते थे, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है, जिस वजह से ये मामला आजकल न्यूज़ में चल रहा है। तो यहीं पर ना आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ओरेंस क्या है। तो ओरेंस बेसिकली एक प्रकार के सैक्रेड ग्रुप्स हैं जो कि बेसिकली राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं ना, ये क्या होते हैं, या तो आपको समझ में आया, ये अलग अलग स्टेट में दोस्तों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे बिहार में भी इस प्रकार के सैक्रेड ग्रुप्स हैं, उसको यहाँ पर नाम दिया गया है सारना। हिमाचल प्रदेश में भी उसको नाम दिया गया है देववन। कर्नाटका में है जिसको नाम दिया गया है देवरकड़ू। देन केरला में है जिसको नाम दिया गया है कावू। मध्य प्रदेश में देव। महाराष्ट्र में देवरहती या देवरई। मणिपुर में लायुमंग। उसके अलावा मेघालय में लॉकिंतंग। राजस्थान में ओरन, अभी जिसकी बात कर रहे थे, और तमिलनाडु में कोविलकाडू। तो इस तरीके से दोस्तों अलग अलग नेम्स है सैक्रेड ग्रुप्स के, जो कि अलग अलग स्टेट में देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। स्टेट के बारे में ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर इन ओरेंस को क्या कहा जाता है वो भी ध्यान रखिएगा। कई बार मैचिंग करने के लिए भी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया है, इन आर्टिकल्स के प्रॉपर रेडीमेड फॉर्म में जो नोट्स हैं प्रिंटेड फॉर्म के, वो आपको इस ग्रुप में तैयार करके दिए जाते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप आराम से निकलवा सकते हो। आपका सारा कंटेंट इस ग्रुप में सिक्योर होता है, डेट वाइज पड़ा हुआ होता है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हो जाते हैं। आपको पीडीएफ इकट्ठे करने हैं, उसकी प्रॉब्लम, स्टोरेज का इश्यूज़ वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पर दोस्तों ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी हेल्प आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या दोस्तों जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो, मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा डिस्कशन अब आज नहीं करेंगे क्योंकि मेरी हेल्थ आज सही नहीं है, बट वो डिस्कशन अपन को लेकर चलना था, इस वजह से मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट सोच रहा था कि आज यार ऑफ ही कर दें वीडियो, क्योंकि फीवर हो रहा है ना, तो इस वजह से सेशन शॉर्ट रहेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे न्यूज़ में हैं उसको मैं कवर कर दूंगा। तो आप लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ने भी ज़रूरी हैं, आज नहीं तो कल पढ़ने थे, तो इस चक्कर में हमारी जो कंसिस्टेंसी है वही मेंटेन रहेगी, आर्टिकल्स भी कवर हो जाएंगे। अब ये वाला टॉपिक दोस्तों हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है सी डिफेंडेंट्स 2024 के बारे में, एक अभ्यास जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है, जिसका ये लेटेस्ट फोटो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, कई बार पूछ लेता है। यह अभ्यास इंडिया के साथ कौन से देश के बीच में होता है, तो उन कंट्रीज़ के नाम बताने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों यूएस का जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड शिप है इनका, स्पेशली यहाँ पर बर्टोल्फ शिप, तो ये अभी पोर्ट ब्लेयर पहुँचा इस अभ्यास से पहले। और ये बेसिकली जो अभ्यास है ये दोनों देशों के बीच की ज्वाइंट एक्सरसाइज। और ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ज्वाइंट अभ्यास हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, ये इनके बीच के कोस्ट गार्ड के बीच में हो रहा है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और यूएस के कोस्ट गार्ड जो हमारी तट की सुरक्षा करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में दोस्तों ये पूरा अभ्यास हो रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भाई यहाँ पर इंडिया यूएस के कोस्ट गार्ड से बीच के होने वाली अभ्यास कौन सा है, तो वह है सी डिफेंडर्स 2024। तो अभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर के पास में दोस्तों इस प्रकार के अभ्यास को कंडक्ट किया जा रहा है।
ये 2 दिन का अभ्यास होगा जिसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा कि भाई जो समुद्री लुटेरे होते हैं कैसे उनसे लड़ा जाए, थ्रेट्स हो गए, ड्रोन अटैक्स जो होते हैं उससे कैसे लड़ा जाए, इसके ऊपर ये दोनों मिलकर आपस में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, कई बार ड्रग्स की तस्करी होती है उसको कैसे रोका जाए, पोल्यूशन जो होता है उससे कैसे लड़ा जाए, तो इसको लेकर आपस में एक दूसरे को चीज़ें सिखाने वाले हैं इस अभ्यास के दौरान। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इंडियन कोस्ट गार्ड की जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये हमारी एक प्रकार की आर्म्ड फोर्स है जो कि भारत के स्पेशली जो तट वाला रीजन है, तट रक्षक भी बोलते हैं इनको, आपको पता होगा है ना, कोस्ट गार्ड को तट रक्षक बोलते हैं। जो हमारे तट वाले रीजन है, समुद्र के किनारे वाले रीजन, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं ये। ठीक है, तो इन कोस्ट गार्ड का एक इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा इंडिया की सिक्योरिटी के अंदर में। ठीक है, उसके अलावा जैसे हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह है तो उसकी प्रोटेक्शन करना। ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं ये दूसरी अलग अलग यूनियन एजेंसीज के साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जो हमारा इंडिया की मैरीटाइम इंटरेस्ट है, समुद्री तौर पर सुरक्षा करना, जैसे अभी हम डिस्कस ही कर चुके हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी दोस्तों। उसके अलावा समुद्र का जो एनवायरमेंट है उसको मेंटेन करना, ये सारा काम इंडियन कोस्ट गार्ड का है। अब अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो ये जो पूरे तट रक्षक को हमने यहाँ पर इस पूरे बॉडी को एस्टेब्लिश किया है, ये 1978 में किया गया था, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये भी ध्यान रखना है ये कौन से मंत्रालय में आता है, तो ऑब्वियसली बात है डिफेंस की बात हो रही है तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा। तो ध्यान रखिएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंडर में दोस्तों ये ऑपरेट करते हैं, वर्क करते हैं। और जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड यानी DGICG। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स कह रहा हूँ सॉरी, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, जिसको याद रखना ज़रूरी है। चलिए आगे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो HIV एड्स के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं आखिरकार न्यूज़ क्या चल रही है। तो एक दवाई के बारे में चर्चाएं हो रही हैं जिसका नाम है डोलुतेग्रेवर। ठीक है, ये वाली मेडिसिन आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है ज़रा ये जानो। तो ये दवाई HIV, स्पेशली जो HIV के पेशेंट्स होते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के, उनको ठीक करने के लिए दवाई दी जाती थी। बट रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दवाई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं नज़र आ रही है, जिस वजह से दोस्तों ये दवाई भी चर्चा में है प्लस HIV एड्स भी चर्चा है। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब बात करते हैं डोलुतेग्रेविर के बारे में तो एक एंटीवायरल ड्रग है। ठीक है, वायरस को ख़त्म करने वाली एक मेडिसिन है ये, जिसका यूज़ किया जाता है यहाँ पर स्पेशली HIV के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। अब HIV हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस ऐसा होता है जो कि एक इंसान की इम्यूनिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और आपको पता ही है दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है तो छोटी से छोटी बीमारी भी उसके लिए जानलेवा बन सकती है। और उसकी इम्यूनिटी अगर बहुत स्ट्रांग है तो कितनी भी भयंकर बीमारी हो उससे वो आराम से लड़कर निकल जाता है, जैसे ही आपने कोविड के केस में भी देखा होगा। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में ये जो वायरस होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर सेल्स के ऊपर अटैक करता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्पेशली जो हमारी इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो उसी को ठीक करने के लिए एक दवाई दी जाती है जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। डोलुतेग्रेविर नाम की यहाँ पर एक दवाई है, बट जिसकी रिपोर्ट आई है हाल ही में कि ज़्यादा बेटर तरीके से आज के समय पर काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है दोस्तों, इसको हम लोग HIV इंटीग्रेज इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। कहने का मतलब है ये वाली दवाई ये करती है, अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसके बॉडी में जो ये HIV वायरस है इसकी संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, और इम्यून सेल्स जो हैं वो बॉडी में बढ़ जाएंगे। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली ये पर्टिकुलर मेडिसिन ली जाती है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है ये दवाई HIV को कंप्लीट तरीके से ठीक नहीं करती है, क्योंकि HIV की बीमारी ठीक हो भी नहीं सकती दोस्तों। बस उसके लिए यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं जिसके बेसिस पर जो ये दवाइयाँ वगैरह हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो ये बीमारी है वो थोड़ा सा कंट्रोल रहती है। ठीक है, प्लस आगे यहाँ पर फैलने से रुकती भी नजर आएगी। तो WHO ने यहाँ पर रेकमेंड किया था इस वाली दवाई को कि भाई ये एक सबसे बढ़िया दवाई है HIV ट्रीटमेंट के लिए, हर एक पॉपुलेशन ग्रुप के लिए, ध्यान रखिएगा। तो वैसे तो यहाँ पर कह सकते हो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं, बट आज के समय पर कई सारी मेडिसिन हैं जो कि इसको ठीक कर सकती हैं, या मेडिसिन से यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है। क्लियर हो गया। बाकी दोस्तों ये दवाई जिसकी बारे में हम अब बात कर रहे हैं, बताया जाता है ये ज़्यादा इफेक्टिव भी है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। इस वजह से इसको एक अच्छी मेडिसिन माना जाता है मार्केट के अंदर में, स्पेशली फॉर दी HIV। अब HIV के कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं यहाँ पर, सॉरी HIV के नहीं, इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। वो साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? कई बार ये दवाई का बुरे असर होने की वजह से, किसी इंसान को सूट ना करने की वजह से उसके सर में दर्द, थकान,
सोने में दिक्कतें होने लगेंगी, प्लस कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स के इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। स्किन के ऊपर रैशेस हो सकती हैं, एलर्जी हो सकता है, लिवर प्रॉब्लम, है ना। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम से वो व्यक्ति गुजर सकता है। ये बात क्लियर हो गई। दवाई के बारे में हमने जान लिया दोस्तों। अब उसको साइड में करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर HIV एड्स के बारे में जानते हैं। ये पर्टिकुलर इशू है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली बीमारी क्या है। तो एड्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक प्रकार की कह सकते हो कि जानलेवा बीमारी है। ये एड्स जो है ना, ये होता ही HIV की वजह से, इस वायरस की वजह से होता है। तो HIV करता है क्या है, एक इंसान के बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, जैसे मैंने आपको बताया। और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से छोटा से छोटा इन्फेक्शन, छोटी से छोटी बीमारी उस व्यक्ति के लिए जानलेवा बन जाती है। और HIV को अगर ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो वो एड्स में डेवलप हो जाता है। तो पहले तो स्टार्टिंग स्टेज उसकी HIV है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो वो एड्स में बदल जाएगा। और ख़तरनाक बात दोस्तों यह है कि जो ये प्रॉब्लम है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होती है। ठीक है, सेक्सुअली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यहाँ पर ये ट्रांसमिट हो सकती है। या फिर अगर आप कह सकते हो तो इसका स्प्रेड जो है, कोई मान लो एक इन्फेक्टेड ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से भी यहाँ पर ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको ये ऑलरेडी एड्स की दिक्कत है ना, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उसमें इंजेक्शन लगाया, फिर वही यूज्ड इंजेक्शन दूसरे में यहाँ पर लगा दिया, तो है ना, शेयर कर दिया उस इंजेक्शन को, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसमिट हो सकती है। प्लस एक जो मदर होती है, उस मदर से, अगर मान लो वो जो मदर है उसका प्रेगनेंसी का स्टेज चल रहा है, तो वॉम में एक बच्चा धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर उस मदर को अगर HIV हो जाए तो वो HIV उस बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है इस प्रेगनेंसी के दौरान, या बच्चे के जन्म लेते हुए दौरान, या फिर बच्चे को जब वो माता आप कह सकते हो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो उस दौरान। तो ये सारे आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा ट्रांसमिशन का। सवाल है ट्रीटमेंट की, तो जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे एक इंसान की लाइफ को थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है, बट प्रॉपर इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बस खाली थोड़ी बहुत मेडिसिन है जिसके माध्यम से हम चीज़ें कर सकते हैं। बट जो भी लोग HIV से गुजरते हैं उनके लिए अगर कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो वो है दोस्तों एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको हम ART बोलते हैं। ठीक है, ये वाली थेरेपी से यहाँ पर एक इंसान को ठीक किया जा सकता है। क्लियर, आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब ये आर्टिकल नहीं, हमारा एडिटोरियल है। आपको पता है आज सैटरडे है, सैटरडे में ऑलरेडी जो एडिटोरियल्स वगैरह बहुत कम आते हैं, तो आज हम लोगों ने एक एडिटोरियल लिया हुआ है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो सकता है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दो राइटर हैं जिन्होंने मिलकर इस एडिटोरियल का लिखा है, एक का नाम है दमिलोला, दूसरी हैं यहाँ पर सौरभ कुमार। तो दोनों ने मिलकर इस आर्टिकल में मेंशन किया है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जेंडर इक्वालिटी का कितना बड़ा हाथ होता है वो यहाँ पर इन्होंने समझाया। और ये आर्टिकल स्पेशली इसलिए भी लिखा है क्योंकि अभी हम इंटरनेशनल वेमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी को पता है। तो उसके बेसिस पर इन्होंने इस आर्टिकल के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया है। चलिए समझते हैं क्या इनके कहने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप दोस्तों राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखते हो तो ये यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेंडर इक्वालिटी की जब हम लोग बात करते हैं, मेन और वेमेन को इक्वल रखने की बात करते हैं, इसको लेकर कई सारे कॉन्वर्सेशंस होते रहते हैं। वेमेन एम्पावरमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है ना, महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट में, आपको पता है ना हमारे पास में टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसको दुनिया भर की कंट्रीज़ को अचीव करना है। 2030 तक हमें ये टोटल 17 गोल्स को अचीव करना होगा, जिसमें 5वां गोल देखोगे तो वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, 7वां गोल देखोगे तो क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी की बात करता है, 12वां गोल देखोगे क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। ठीक है, इसमें गरीबी को दूर करना, भुखमरी ख़त्म करना, साफ़ पानी पीने का प्रोवाइड करवाना, ये सब अलग अलग कंट्रीज़ के टारगेट हैं। और ऐसे यहाँ पर टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, तो राइटर ने इन गोल्स के ऊपर फोकस किया है कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए जेंडर इक्वालिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम वही इक्वालिटी नहीं देख रहे हैं जब हम बात करते हैं एनर्जी डेवलपमेंट की। टाइम अगर आप देखोगे तो, और बाकी कई सारी जो स्टडीज़ हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव हुआ है, जो जेंडर इक्वालिटी है और जो वेमेन एम्पावरमेंट है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एनर्जी सभी लोगों के लिए अचीव करने के लिए ज़रूरी है। तो जेंडर इक्वालिटी का हमारे सभी लोगों के बीच में होना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है तो। प्लस ये जो हमारे 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो दूसरी तरफ ये भी जेंडर इक्वालिटी पर डिपेंडेंट है। तो अगर आप इन गोल्स को
फॉलो कर रहे हो और यहाँ पर केवल एक ही कह सकते हो कि जो हमारा केवल मैन है उनको लेकर चल रहे हो, तो वो चीज़ें सही नहीं होंगी। मैन और वेमेन दोनों के बीच में इक्वालिटी रखने के बाद में हमें इन गोल्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। उसके अलावा जब बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो कहीं ना कहीं जो महिला है वो आज के समय पर एनर्जी के मामले में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एनर्जी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सब में महिला का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो चुका है। इकोनॉमी में वेमेन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। बट उसके बावजूद भी कई बार बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स वेमेन को फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आज भी अगर आप देखोगे तो एनर्जी सेक्टर में वेमेन का ज़्यादा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है ना। जो एनर्जी सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कोई वेमेन का पार्टिसिपेशन नहीं है। उसमें कई सारे कह सकते हो जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं, मेन को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा गया है। तो जब हम अगर किसी भी सेक्टर में अगर इस तरीके की चीज़ें चलेंगी तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर्टिकुलर सेक्टर का वो नहीं हो पाएगा। तो हमें वो जो जेंडर डिस्पैरिटी हो रही है इसको यहाँ पे ख़त्म करना होगा। प्लस इस पर्टिकुलर एनर्जी सेक्टर में अगर हम वेमेन को भी लेकर आते हैं साथ में, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंट के अंदर सस्टेनेबिलिटी को हम मेंटेन कर पाएंगे, एनवायरमेंट को और प्योर बना पाएंगे। ये बात यहाँ पर राइटर का कहना है। फिर राइटर बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी इन एनर्जी एक्सेस। हाँ, अब देखो बात क्या है, दुनिया में कई सारी जगह पर या कई सारे देशों में जो महिला है वो कहीं ना कहीं एक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस होल्ड एनर्जी मैनेजमेंट की। सभी जगह पर देखते होंगे, इंडिया में स्पेशली देखते होंगे, देखो घर का जो काम है ना उसका प्रॉपर मैनेजमेंट ज़्यादातर महिलाओं के हाथ में है। जैसे घर का खाना बनाना, ठीक है, उसके अलावा पानी गर्म करना, मतलब वही सारी चीज़ें हो गई, लाइटनिंग का काम, ऐसी कई सारी चीज़ें जो वहाँ जहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग, ये सब वेमेन का एक इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जो रिसर्च है हमारी, वो रिसर्च ये दिखाती है जब बात आती है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में वेमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ठीक है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि वेमेन का रोल कितना बड़ा है हाउस होल्ड वाले काम में, घर के कामों में, बट दूसरी तरफ अगर हम देखें जो हमारी रिलायबल एनर्जी सोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर महिलाओं को आपने अच्छी तरीके से रखा नहीं है, वहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इस इंडस्ट्री में वो कंट्रीब्यूट नहीं करनी है। अगर इस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में यहाँ पर महिलाओं को हम ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, तो इसका एक अलग ही चेंज नज़र आएगा। क्योंकि राइटर का कहना यह है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास में एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का कहना है कि इंडिया में लगभग 3.2 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ होती हैं हर साल। तो आप इमेजिन करो 3.2 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ, समय से पहले यहाँ पर मृत्यु हो जाना, और जिस इन मृत्युओं में से 60% महिलाएं हैं और बच्चे हैं। रीज़न क्या है? घर में एयर पोल्यूशन, ठीक है, जो एनर्जी है उसका प्रॉपर यूज़ ना करना, एयर पोल्यूशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमको नज़र आती हैं। तो यहीं पर जो वेमेन है, उनकी जो फैमिली है ना, तो उनके लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को इस सेक्टर में लाना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि इस प्रकार के जो हेल्थ रिस्क हैं उससे लड़ा जा सके। दूसरा एस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो जो एनर्जी सेक्टर है हमारा, ये आज के समय पे सबसे कम जेंडर डाइवर्स सेक्टर है। यहाँ पर जैसे मैंने बोला, जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं या ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। वेमेन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 32% के आसपास फुल टाइम एम्प्लॉयज़ देखने को मिलती हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, और 22% एनर्जी सेक्टर में। ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है इस पर्टिकुलर ग्लोबल लेबर फोर्स में या काम करने में, इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूशन में, तो वो पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और पार्टिसिपेशन जो कम है उसके पीछे का रीज़न है कि उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको यहाँ पर वो अवसर नहीं मिल रहा है काम करने का, उसको आगे ग्रो करने का। तो हम जब बात करें अपनी इकॉनमी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो ओवरऑल यहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म करके मेन और वेमेन दोनों को साथ में लेकर आना होगा, जिसके माध्यम से हम ओवरऑल इकॉनमी ग्रोथ के तो ऊपर फोकस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, हर एक चीज़ के ऊपर यहाँ पर एक स्पेशल फोकस कर पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर हमें वेमेन को टेक्निकल स्किल्स, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी होगी, जिसकी आज के समय पर एक बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। ये बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन की। अब ये बात करते हैं इन चैलेंजेस से निपटने के लिए दोस्तों, हमें सबसे पहले जो लोगों का परसेप्शन है वो यहाँ पर चेंज करना होगा, स्पेशली महिलाओं के रोल के बारे में। चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, वहाँ पर वेमेन का पार्टिसिपेशन होना हमारे लिए ज़रूरी है अगर हमें ओवरऑल ग्रोथ चाहिए तो, ठीक है। और इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट करे गए थे, बट हमें यहाँ पर खुद से ये काम करना होगा, खुद से यहाँ पर जो स्टेप्स है वो उठाने होंगे। क्योंकि एनर्जी सेक्टर की जब बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सोलर पैनल्स को लेकर सेक्टर हो गए, कई सारे सेक्टर हो गए, तो वहाँ पर वेमेन एम्पावरमेंट केवल ज़रूरी नहीं है,
वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होगा आने वाले भविष्य के लिए। स्टडीज़ ने यहाँ पर यह दिखाया है कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट के मामले में या रोज़गार में या एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में जेंडर गैप को जितना ज़्यादा कम करेंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पर कह सकते हो हमारे पास में ज़्यादा लेबर फोर्स आ चुकी है, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा, अलग अलग थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हमारे पास में होंगी, तो जब वेमेन और मैन दोनों मिलकर काम कर पा रहे होंगे तो। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, अवसर प्रोवाइड करवाना। ये राइटर दूसरी तीसरी बार यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे हम लोग आज के समय पर इंटरनेशनल वुमेन डे इस समय पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हम कह सकते हो बातचीत करें जेंडर के ऊपर में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर में, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर में, क्योंकि लोगों में कई बार क्या होता है, वो जो रूढ़िवादी सोच चल रही होती है वो आगे भी चलती रहती है, बढ़ती रहती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस होने, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होनी यहाँ पर ज़रूरी है, अगर हमें इस पर्टिकुलर पुरानी वाली रूढ़िवादी सोच को ख़त्म करना है तो। और यहाँ पर हमें महिलाओं की जो पावर है उसको समझना होगा कि जो पावर ऑफ वेमेन है वो क्या है, उनके पास जो एनर्जी है उसका भी हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा, वो भी यहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ओवरऑल ऑल ओवर दी यहाँ पर वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए। ज़्यादा इंक्लूसिव काम होगा, ज़्यादा सस्टेनेबल वर्ल्ड बन पाएगा, ज़्यादा फ्यूचर जनरेशंस बेटर हो पाएंगे, तो उसके लिए ये काम करना ज़रूरी है। तो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर इन्होंने कुछ यहाँ पर बातें बता दी हैं। बाकी दोस्तों आपको पता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में आपको मैं एक डिटेल नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, है ना। इसके बारे में लिखित में कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो क्योंकि अभी हम इंटरनेशनल वुमेन डे के आसपास चल रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, तो इस वजह से कई सारे आर्टिकल जो हैं इसके ऊपर लिखे जाएंगे। कल भी कई सारे आर्टिकल आए थे, एक डिटेल्ड वे में मैंने आपको टॉपिक ऑलरेडी 22 फरवरी को प्रोवाइड करवा दिया। आप चाहो तो 22 फरवरी का वीडियो देखो, वहाँ पे कुछ प्रॉपर नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे, ठीक है। बात क्लियर होगी दोस्तों। तो जेंडर इक्वालिटी क्या होता है वैसे आप समझ गए ना। जेंडर इक्वालिटी में अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल सी बात है, जितने भी काम हो रहे हैं इंडिया में, इकॉनमी भी है, हमारी सारी चीज़ें हैं, जो भी वर्क हैं, वहाँ पर कह सकते हो कि जेंडर्स के बीच में, मैन और वेमेन के बीच में कोई भेदभाव ना होना, वो हमारी सिंपल सी एक जेंडर इक्वालिटी कहलाती है। और वही जेंडर इक्वालिटी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया का जो पोटेंशियल ह्यूमन कैपिटल अगर आपको नज़र आएगा तो उसमें महिलाओं का आधा कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम जेंडर इक्वालिटी को पूरी तरह से अपना लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो हमारी इकॉनमी जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है वो कई गुना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने में उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। पता है 2018 में एक वो हुआ था, 2018 में कह सकते हो मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट ने ये बोला था अगर हम महिलाओं की जो वेमेन इक्वालिटी, स्पेशली महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इंडिया में करते हैं तो 2025 तक हमारी जीडीपी 18% से ग्रो करेगी। और अगर ये कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला गया तो जीडीपी और तेज़ी से ग्रो करेगी। जो हमारा टारगेट है 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना, हो सकता है हम पहले यहाँ पर वो काम कर पाएँ, अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो ये काम करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस हमारे गोल्स भी हैं ये काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर हम देख पा रहे हैं जिस जिस एरिया में जेंडर इक्वालिटी है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो इकॉनमी है वो तेज़ी से ग्रो की है, डेवलप की है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास में होने चाहिए। और उसके लिए जो इनिशिएटिव्स इंडिया के पास में है, फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन हो गया, इस प्रकार के कैंपेन्स की और ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो गर्ल चाइल्ड है बेसिकली उसमें हम एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करें उसके लिए, है ना। सोसाइटी के अंदर में जो स्पेशली जो ये सोच है डिस्क्रिमिनेशन वाली, वो सोच को यहाँ पर ख़त्म कर सकें। और इसके लिए हमें कई सारी रणनीतियों की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। अब इंडिया में सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप भी देखोगे अगर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है तो उसके लिए पहला काम करना होगा एजुकेशन। जो फीमेल की लिटरेसी है वो बढ़ानी होगी। इंडिया में अगर आप देखोगे तो अभी भी जो फीमेल की लिटरेसी रेट है वो यहाँ पर कम है, ठीक है। तो हमें इंश्योर करना होगा जो गर्ल्स हैं उनको इक्वल एजुकेशन मिले जैसा यहाँ पर बॉयज़ को दी जा रही है, और वही क्वालिटी एजुकेशन मिले, ठीक है। तो पहला काम ये करना होगा। दूसरा, यहाँ पे इकोनॉमिक बेसिस पर ध्यान रखना होगा। जब बात करते हैं एम्पावरमेंट की, है ना, जब बात करते हैं बिजनेस की, तो हमेशा यहाँ पर मेन को प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पर वेमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इस प्रकार की स्कीम्स का यहाँ पर इसमें प्रोविजंस रखने होंगे स्पेशली वेमेन के लिए, वो बताया गया। कुछ लीगल रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है, कुछ अपने कानूनों के अंदर ज़रूरत है बदलाव की, जहाँ पर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें। क्योंकि जहाँ जहाँ पर जेंडर के बेसिस पर भेदभाव दिखेगा, चाहे वो लॉ के फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, तो उसी के बेसिस पर वो बढ़ता चले जाएगा। वही हमें ख़त्म करना है। और इसके लिए सबसे वो बढ़िया उपाय एक और लास्ट है, वो है सोशल अवेयरनेस। मैं आपको बता चुका हूँ, कैंपेन्स प्रोग्राम्स चलाना, जिससे यहाँ पर जो ये गिरती हुई सोसाइटी की, यहाँ पर कह सकते हो कि कई बार ऐसा होता है ना,
थॉट्स लोगों के यहाँ पर वो मायने रखते हैं। अब फैमिली में यहाँ पर जैसे चल रहा है वैसे फिर वो आगे फ्यूचर जनरेशन चलती है ना, वही एटीट्यूड यहाँ पर फिर आगे चलता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा रोकना या इस रूढ़िवादी सोच को ख़त्म करने के लिए सोशल अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। चाहो तो आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन बता देता हूँ, चाहो तो आप उसका आंसर लिख सकते हो। मेंस के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो ये जेंडर इक्वालिटी है इसका होना कितना ज़रूरी है, आप इस पर कितना विचार रखते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में, ज़रूरी नहीं है पेन पेपर लेकर ही लिखो, नीचे कमेंट सेक्शन में जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस आर्टिकल में बस इतना ही है। अभी आते हैं अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे मैंने आज आपको 2-3 आर्टिकल पढ़ा दिए हैं, तो उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना यार, इसको हटा देना, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स dolutegravir रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। जो ये मेडिसिन जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, है ना, तो इसको लेकर क्या कौन सा स्टेटमेंट है जो इसको इस चीज़ को सही से डिस्क्राइब करता है, या फिर कह सकते हो ये जो dolutegravir है ये एग्जैक्टली क्या है जो हाल ही में न्यूज़ में था, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर है, क्या ये एक नई डिस्कवर्ड स्पीशी है मैरीन लाइफ की, या ऑप्शन नंबर बी एक नोवल अप्रोच है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको पॉपुलैरिटी मिली हुई है फाइनेंशियल मार्केट में, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक एंटीवायरल ड्रग है जिसका यूज़ करते हैं हम HIV इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। तो बताओ इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर वर्ड को सही से डिफाइन करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर बात हो रही है सी डिफेंडर्स के बारे में। तो सी डिफेंडर्स 2024 हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये एक प्रकार का जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। अब इस जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज में एक तरफ तो इंडिया है, लेकिन दूसरा कौन सा देश है जिसके साथ में भारत यह अभ्यास करता है। ऑप्शन नंबर है यूनाइटेड स्टेट्स, बी श्रीलंका, सी वियतनाम, या फिर डी फ्रांस। बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगले आर्टिकल में यहाँ पर बात की जा रही है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ओरेंस। ओरेंस को लेकर दोस्तों 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो ओरेंस है ये आप देख पाओगे ट्रेडिशनली सैक्रेड ग्रुप्स हैं जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है जो ओरेंस हैं ये एक नेचुरल हैबिटेट बनाते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन के बिल्कुल सही सही उत्तर दिए होंगे। ठीक है, सही उत्तर दिए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसके आंसर बता रहा हूँ, आप उसको रीमैच कर सकते हो, देख सकते हो सही किए हैं या गलत किए हैं। तो आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया था ओरेंस के बारे में बताओ 2 स्टेटमेंट है कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। क्यों। पहला देखो बोला जा रहा है जो ओरेंस हैं ट्रेडिशनली सैक्रेड ग्रुप्स हैं। ठीक है, इतना तो सही है, सैक्रेड ग्रुप्स हैं, क्या होते हैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। क्या ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अलावा जो हमने स्टेट्स अभी डिस्कस किया था वहाँ पर पाए जाते हैं, और उस वहाँ पर जो पाए जाते हैं उनके अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे ओरेंस राजस्थान के लिए जाने जाते हैं, तो ओरेंस राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात यह है कि पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, दूसरा सही है क्योंकि दोस्तों जो ये पर्टिकुलर एरियाज़ हैं ये एक नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ओरेंस स्पेशली क्योंकि ओरेंस राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक नेचुरल हैबिटेट यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे अगले प्रश्न पूछा गया था सी डिफेंडर 2024 हाल ही में न्यूज़ में है। ये एक जॉइंट कोस्ट एक्सरसाइज है इंडिया और साथ ही साथ में कौन से देश के बीच में होता है। तो एक तरफ तो इंडिया गया, दूसरा यहाँ पर US हो गया, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो ये जो अभ्यास है ये आपको अब की बार अंडमान निकोबार आइलैंड में स्पेशली पोर्ट ब्लेयर के पास में इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया है। ठीक है, जहाँ पर दोनों देशों की जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था इस मेडिसिन के बारे में बताओ इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ये जो dolutegravir है ये क्या है, एक प्रकार की एंटीवायरल ड्रग है, एक दवाई है वायरस को ख़त्म करने के लिए। स्पेशली जो HIV का इन्फेक्शन होता है दोस्तों उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर इस दवाई को रेडी किया गया है, तैयार किया गया है। क्लियर हो गया, चलिए आगे आते हैं। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, जो प्रीलिम्स वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में दिया गया था 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इसको कौन मैनेज करता है। तो इसको मैनेज करने का काम ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक का है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में बस खाली इतना ही है। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आज यार सैटरडे है, आर्टिकल्स भी कम थे तो डिस्कशन शॉर्ट रहा है। दूसरी बात
मेरी हेल्थ भी यार सही नहीं थी आज, तो इस चक्कर में मैंने सोचा यार कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं। पहले तो मैं मैसेज करने वाला था यार कि चलो आज वीडियो नहीं आ रहा है, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं यार सही नहीं होगा, मैंने लास्ट 3 साल में यहाँ पर ऐसा नहीं किया तो अब ऐसा कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो फिर इस चक्कर में मैंने शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, बाकी अपनी कुछ इधर उधर की रह जाती हैं। जैसे मैं काफ़ी सारे सोर्सेज डेली बेसिस पे कवर करता हूँ, आपको पता होगा ना। कुछ अगर इधर से सोर्सेज के रह जाते हैं तो उनको कलेक्ट करके रखा जाता है, तो उसका लिए आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। हो सकता है कल का वीडियो बड़ा हो जाए, कल का वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटे का हो जाए। 1 घंटे का तो वैसे रेगुलर वीडियो चलता ही है, बट आज 40 मिनट का है। हो सकता है यहाँ पर कल 1.5 घंटे का हो जाए, जिसमें यहाँ पर डिटेल से सभी आर्टिकल्स को यहाँ पे कवर किया जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।